साल 1894 में ब्रिटिश सरकार ने भांग पर बैन लगा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? डर उन्हें इसके नशे से नहीं था। डर था तो उस शक्ति से जो योगियों को मिलती थी। सदियों से सत्ताओं ने इस पौधे से डरा है। नशे के लिए नहीं, बल्कि उस जागृति के लिए जो यह देती है। कैनबीस सिर्फ एक नशा नहीं, ये एक चाबी है। एक ऐसी चाबी जो चेतना की नई दुनिया खोलती है, भ्रम तोड़ती है और सिस्टम के झूठे ढांचे को चुनौती देती है। कि मंदिरों से लेकर साइबेरिया के रहस्यवादियों तक हजारों साल से साधक इस पौधे का इस्तेमाल करते आए हैं। मकसद वास्तविकता से भागना नहीं, बल्कि उसे और साफ देखना। लेकिन इतिहास ने बार बार इसकी कहानी को मिटाया है, इसे गलत बताया, अपराध बताया। और यही सच है कैनबिस और आध्यात्मिकता का, जो आपको जानने नहीं दिया जाता। हजारों सालों से भांग आध्यात्मिक साधकों के लिए एक पवित्र साधन रही है। लेकिन इसके इतिहास को या तो दबा दिया गया, गलत तरीके से दिखाया गया, या पूरी तरह से मिटा दिया गया। इसके असली महत्व को समझने के लिए हमें समय के पीछे जाना होगा, जब इसे सिर्फ स्वीकार नहीं किया जाता था, बल्कि पूजा जाता था। भांग के उपयोग का सबसे पुराना जिक्र भारतीय उपमहाद्वीप में मिलता है। वैदिक ग्रंथों में एक दिव्य पेय का उल्लेख है, सोम, जिसे पीने से ज्ञान, ऊर्जा और देवताओं से जुड़ाव मिलता था। हालांकि सोम की असली रचना आज भी रहस्य है। कई इतिहासकार मानते हैं कि भांग, जो अक्सर एपेड्रा जैसे अन्य साइकोडेलिक पौधों के साथ मिलाई जाती थी, शायद उसका एक मुख्य घटक रही हो। पर भारत अकेला नहीं था। दुनिया की कई प्राचीन संस्कृतियों में भांग को सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि एक सेतु माना जाता था, भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच का सेतु। उदाहरण के लिए साइबेरिया के शैमान अपने अनुष्ठानों में भांग को इनक्लोज्ड जगहों में जलाते थे, जिससे उन्हें ट्रांस जैसी अवस्था मिलती थी। ये क्रियाएं नशे के लिए नहीं थीं, ये थी आत्मा की यात्राओं के लिए। ऐसे अनुभव जहां आत्मा आत्मचिंतन करती है, पूर्वजों और ब्रह्मांड से संवाद करती है। और फिर आता है शिव, विनाश और परिवर्तन के देवता। शिव को अक्सर हिमालय में ध्यान मग्न अवस्था में चिलम पीते हुए दर्शाया गया है। इस परंपरा में भांग कोई बुराई नहीं थी, बल्कि एक माध्यम था माया को तोड़ने, अहंकार से ऊपर उठने और सत्य से जुड़ने का। यह परंपरा तंत्र और योग में भी दिखती है, जहां भांग का प्रयोग संयम से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जाता था। कहा जाता है ये मन को शांत करती है, ध्यान को गहरा बनाती है और अंदरूनी अंतर्दृष्टि तक पहुंचने में मदद करती है। कुछ लोगों के लिए यह एक शॉर्टकट था आत्मबोध की ओर, और दूसरों के लिए अपने सीमाओं की परीक्षा। लेकिन अगर भांग इतनी गहराई से आध्यात्मिक परंपराओं में जुड़ी हुई थी, तो इतिहास ने इसके खिलाफ रुख क्यों अपनाया? 20वीं सदी में हिटलर और नाजी शासन ने भी भांग को दबाने की कोशिश की। उनका मानना था कि यह पदार्थ दिमाग को कमजोर करता है और विद्रोही सोच को जन्म देता है। इसके विपरीत उन्होंने मैथ जैसे उत्तेजक पदार्थों को बढ़ावा दिया, जो आक्रामकता और आज्ञाकारिता बढ़ाते हैं, यानी भांग के एकदम उलट। इतिहास में जब जब भांग को चेतना के साधन के रूप में अपनाया गया, तब कोई शक्ति आई जिसने उसे दबा दिया। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर एक गहरी आशंका कि जागृत मन को नियंत्रित करना मुश्किल होता है? सदियों से आध्यात्मिक साधक मानते आए हैं कि भांग चेतना का विस्तार करती है, और अब हाल के वर्षों में विज्ञान भी उसी दिशा में बढ़ने लगा है जिस पर मनीषी पहले से चलते आ रहे थे। सवाल यह है, क्या भांग सच में उच्च चेतना के द्वार खोलती है, या यह भी बस एक और माया है? इसका जवाब जानने के लिए हमें दिमाग के अंदर झांकना होगा। भांग हमारे शरीर के एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम से जुड़ती है, एक जटिल नेटवर्क जो हमारे मूड, सोच और अनुभवों को नियंत्रित करता है। जब टीएचसी, भांग का मुख्य साइकोक्टिव तत्व, शरीर में प्रवेश करता है, तो यह इन रिसेप्टर्स से जुड़कर हमारी हकीकत को महसूस करने का तरीका बदल देता है। रंग ज्यादा चमकीले लगते हैं, आवाज़ें गहराई होती हैं, विचार एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि भांग माइंड एक्सपेंडिंग होती है। वह हमारे देखने, सुनने और सोचने के नज़रिए को पलट देती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भांग आत्मज्ञान तक ले जाती है? सबसे चर्चित विषयों में से एक है भांग और पीनियल ग्रंथि, पाइनियल ग्लैंड का कनेक्शन, जिसे अक्सर तीसरी आंख कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि भांग इस रहस्यमयी ग्रंथि को सक्रिय कर देती है, जिससे आध्यात्मिक दृष्टि और अंतर्ज्ञान जाग उठता है। लेकिन क्या यह सच है? विज्ञान के अनुसार पीनियल ग्रंथि एक मटर के दाने जितनी छोटी ग्रंथि है, जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाती है, जो हमारी नींद को नियंत्रित करता है। जहां प्राचीन परंपराएं इसे आत्मबोध से जोड़ती हैं, वहीं आधुनिक रिसर्च इसे ज्यादा व्यावहारिक तरीके से देखती है। कुछ अध्ययन यह जरूर कहते हैं कि TCH मेलाटोनिन के स्तर को बढ़ा सकता है,
जिससे नींद और सपनों की अवस्था बदल जाती है। लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि यह तीसरी आंख को आध्यात्मिक रूप से जगाता है। तो अगर तीसरी आंख वाला सिद्धांत थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि भांग का कोई आध्यात्मिक प्रभाव नहीं जरूरी नहीं? जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि भांग की उच्च मात्रा लेने से लोग मिस्टिकल एक्सपीरियंस का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे गहरे जीवन बदल देने वाले क्षण जो साइकेलिक दवाओं जैसे सिलोसिबिन और एलएसडी जैसे लगते हैं। लोगों ने महसूस किया एकता का भाव, अहंकार का विलय और गहरी व्यक्तिगत समझ। ये वही अनुभव है जिनका जिक्र प्राचीन अनुष्ठानों में होता है, जहां भांग का इस्तेमाल सख्त अनुशासन और पवित्रता के साथ किया जाता था ताकि साधक वैकल्पिक चेतना की अवस्था में प्रवेश कर सके। लेकिन एक फर्क था, तब भांग को आत्मिक मेहनत का विकल्प नहीं माना जाता था। यह सिर्फ एक साधन था जिसे संभल कर सीमित मात्रा में और गहरी नियत से प्रयोग में लाया जाता था। और यही आता है एक असहज सत्य। अगर भांग जागरूकता का विस्तार कर सकती है, तो फिर इतने आध्यात्मिक गुरु इसके खिलाफ क्यों चेतावनी देते हैं? यही है अगला अध्याय, भांग के आध्यात्मिक अंधेरे पक्ष की कहानी। क्योंकि जहां यह दरवाजे खोल सकती है, वहीं यह आपको उन्हीं दरवाजों में बंद भी कर सकती है। सदियों से भांग को आत्मबोध का साधन माना गया है, लेकिन हर साधन की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। जब इसे अनुशासन के साथ प्रयोग किया जाता है, तो यह ध्यान को गहरा कर सकती है, आत्मचिंतन को बढ़ा सकती है और अहंकार को अस्थायी रूप से मिटा सकती है। लेकिन जब इसका गलत तरीके से प्रयोग होता है, तो यही भांग बन जाती है एक जाल जो साधक को सत्य की ओर नहीं बल्कि माया में ही उलझाए रखती है। सबसे बड़ा खतरा है स्पिरिचुअल बाईपासिंग, यानी असली आंतरिक साधना किए बिना भांग के जरिए एक झूठा आध्यात्मिक अनुभव पाना। यह कैसे होता है? एक व्यक्ति भांग का सेवन करता है, ध्यान में बैठता है और उसे लगता है कि उसे कोई गहरी अंतर्दृष्टि मिल रही है। वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करता है, जैसे कोई उच्च सत्य छू लिया हो। लेकिन जब नशा उतरता है, क्या बचता है? अगर अंदर से वास्तविक अनुशासन, ध्यान और आत्म परीक्षण नहीं है, तो वह अनुभव भी धुएं की तरह उड़ जाता है। फिर वह उसी भावना को दोबारा पाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे नशे की अनुभूति को ही आत्मज्ञान समझने लगता है। लेकिन सच्चा आध्यात्मिक विकास कुछ घंटों का नशा नहीं होता। वह होता है आपकी सोच, जीवन शैली और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। यहीं पर लोग फंस जाते हैं। प्राचीन परंपराओं ने इस खतरे को अच्छी तरह समझा था। कुछ यौगिक और तांत्रिक मार्गों में भांग को स्वीकार किया गया, लेकिन कई ग्रंथों ने इसके दुरुपयोग से चेताया भी। कुछ हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि भांग का अनुचित प्रयोग मन को स्पष्ट करने की बजाय भ्रमित कर सकता है। बौद्ध शिक्षाएं तो और भी सख्त हैं। वह चेतन और नशा मुक्त जागरूकता को जरूरी मानती है। उनके अनुसार कोई भी नशा, चाहे वह कितना भी आध्यात्मिक क्यों न लगे, मुक्ति नहीं बल्कि आसक्ति पैदा करता है। यहाँ तक कि तंत्र में भी, जहाँ चेतना की बदली हुई अवस्थाओं को स्वीकारा जाता है, भांग का रोजाना या आदतन उपयोग वर्जित था। उद्देश्य हमेशा था उत्थान, न कि आसक्ति। अब बात आती है लत की। लोग कहते हैं कि भांग उतनी नशे की लत नहीं देती जितनी दूसरी कठोर ड्रग्स देती है। शारीरिक लक्षण शायद कम हो, लेकिन मानसिक निर्भरता बहुत गहरी हो सकती है। जब भांग आपकी शांति, रचनात्मकता या साधना का सहारा बन जाती है, तो वह अब साधन नहीं बल्कि रुकावट बन जाती है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा विरोधाभास। भांग अस्थायी रूप से अहंकार को मिटा सकती है, लेकिन अगर उसका गलत प्रयोग हो तो वही अहंकार और भी गहराई से बैठ जाता है। अगर कोई यह मानने लगे कि सिर्फ भांग पीने से वह ज्यादा जागरूक हो गया है, तो वह पहले से भी गहरे भ्रम में फंस चुका है। इसीलिए दुनिया के सबसे उन्नत साधक, योगी, सन्यासी, भिक्षु किसी भी पदार्थ के बिना ही उच्चतम चेतना को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है, आत्मज्ञान कोई चीज नहीं जिसे पिया जाए, वह कुछ है जिसे साधा जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक साधना में भांग की कोई जगह नहीं? जरूरी नहीं। अगर इसे सही तरीके से संयम और श्रद्धा के साथ प्रयोग किया जाए, तो यह अब भी एक शक्तिशाली साधन बन सकती है। पर उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, यही है अगला विषय। तो अगर सदियों से भांग को साधकों द्वारा प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें वास्तविक जोखिम भी है, तो फिर इसे कैसे अपनाया जाए ताकि यह हमें मोह से नहीं बल्कि मोक्ष की ओर ले जाए? इसका उत्तर है भावना और अनुशासन। प्राचीन परंपराओं में जहां भांग को आध्यात्मिक अभ्यास में शामिल किया गया, वहां इसका उद्देश्य भागना नहीं बल्कि एकाग्रता, स्पष्टता और विस्तार था। और सबसे जरूरी बात, इसका प्रयोग कभी भी अत्यधिक मात्रा में नहीं किया जाता था। अगर आप भांग को एक साधन के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, न कि एक व्याकुलता के रूप में, तो यही है
वह तरीका जैसे प्राचीन साधक इसका उपयोग करते थे। चरण 1, केवल ध्यान से पहले बहुत कम मात्रा में सेवन करें। ज्यादा का मतलब बेहतर नहीं होता। असल में अक्सर इसका उल्टा ही होता है। परंपरागत साधक भांग को बहुत सीमित मात्रा में लेते थे, बस इतना कि मन शांत हो जाए लेकिन धुंधला ना हो। एक पुराना मंत्र है, कम है ज्यादा 1 कश जागने के लिए 3 सोने के लिए। अगर भांग आपको सुस्त या भ्रमित महसूस करवा रही है, आपने पहले ही ज्यादा ले ली है। उद्देश्य नशा नहीं बल्कि एक सूक्ष्म जागरूकता है। सही मात्रा में भांग आपको और अधिक वर्तमान बनाती है। दूर नहीं, चरण 2, पवित्र स्थान में शुद्ध इरादे के साथ प्रयोग करें। भांग अगर लापरवाही से ली जाए तो यह एक आदत बन जाती है, लेकिन जब इसे एक पवित्र पौधे की तरह सम्मान दिया जाए तब यह मन को ऊंचाई तक ले जा सकती है। इसीलिए प्राचीन योगी और तांत्रिक भांग का उपयोग केवल धार्मिक स्थानों, प्राकृतिक वातावरण या गहरे ध्यान की स्थिति में करते थे। उन्होंने समझा था कि आपका वातावरण आपके चेतना की स्थिति को आकार देता है। अगर आप भांग का सेवन टीवी देखते हुए, फोन स्क्रॉल करते हुए या ध्यान भटकाने वाली चीजों के बीच करते हैं तो यह आपको निचित्र चेतना की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर आप इसे शांत, उद्देश्यपूर्ण वातावरण में लें तो यह बन सकता है एक द्वार गहरी जागरूकता के लिए। प्रयोग से पहले खुद से पूछें, मैं इसे क्यों ले रहा हूं? मुझे क्या समझना है? अगर इरादा स्पष्ट नहीं है तो भांग भी सिर्फ एक और विलासिता बन जाती है। चरण 3, मंत्र के साथ मन को बांधे। भांग का एक बड़ा खतरा है मन का भटक जाना। जब विचार बिना नियंत्रण के दौड़ते हैं तो चेतना विकेंद्रित हो जाती है, जागरूक नहीं। इसीलिए पारंपरिक साधक भांग के साथ मंत्रों का प्रयोग करते थे, पवित्र ध्वनियाओं या वाक्य जो ध्यान के दौरान दोहराए जाते हैं। मंत्र एक लंगर की तरह होते हैं जो मन को इधर उधर भटकने से बचाते हैं। एक सरल अभ्यास है। सो हम मंत्र के साथ श्वास लेना, श्वास अंदर 100 श्वास बाहर, हम यह आपको वर्तमान क्षण में टिकाए रखता है, जिससे अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से उभरने लगती है। बिना बिखराव के चरण 4, अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन लें। प्राचीन परंपराओं में भांग कभी भी स्वेच्छा से नहीं ली जाती थी। हमेशा एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में ही इसका प्रयोग होता था, क्योंकि एक अनुभवी गुरु ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि आप भ्रम को आत्मज्ञान ना समझ बैठें। आज भले ही हर किसी के पास व्यक्तिगत गुरु ना हो, लेकिन सिद्धांत अब भी वही है। उनसे सीखें जिन्होंने यह मार्ग पहले चलकर देखा है। शास्त्रों, शिक्षकों और सच्चे साधकों से ज्ञान लें जो बाहरी साधनों से ज्यादा आंतरिक अनुशासन पर बल देते हैं। अंत में भांग ना अच्छी है ना बुरी, यह सिर्फ एक उपकरण है, और हर उपकरण का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। अगर इसे इरादे, अनुशासन और नम्रता के साथ प्रयोग किया जाए तो यह चेतना की एक झलक दे सकती है, लेकिन यह आत्मज्ञान का शॉर्टकट नहीं है। सच्चा आत्मबोध कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उत्पन्न होता है। इतिहास के सबसे महान साधक, सबसे ज्ञानी योगी और सबसे जागरूक गुरु सभी ने उच्चतम चेतना को किसी भी पदार्थ के बिना ही प्राप्त किया है। भांग कोई ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी नहीं, ये एक आईना है। ये दिखाता है आप वास्तव में कौन हैं। तो खुद से पूछिए, क्या आप इसका प्रयोग दुनिया से छुपने के लिए करेंगे या उसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए?